बम्बई बहुत बड़ा शहर है। इतने बड़े शहर में रहेंगे कहाँ, करेंगे क्या? ये जो मूवी का सीन देखा आपने, ये मूवी है सिटी लाइट, जिसमें दीपक नाम का एक व्यक्ति है जिसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो जाती है, जिसके बाद वो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई की ओर माइग्रेट करता है, जहाँ पर उसको एक फ्लैट दिलाने के नाम पर उससे 10,000 रुपये ठगे जाते हैं, जिसके बाद उसे कुछ इस तरह से रहना पड़ता है। यही नहीं बल्कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि मुंबई जाते हैं एक बेहतर जिंदगी के लिए, पैसे कमाने के लिए, दीपक की तरह एक सोच रख के, लेकिन मुंबई जाने के बाद पता चलता है कि वहां पर उनके खुद के रहने के लिए उनके बजट का घर तक नहीं है और वो मजबूर होकर रोड के किनारे स्टेशन या स्लम को अपना आशियाना बनाते हैं। 2011 के सेंसस के मुताबिक मुंबई में 54,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के रहने के लिए घर तक नहीं है। लेकिन क्यों? आंसर है मुंबई में घरों की महंगी कीमत। ये वीडियो देखिए आप। In Mumbai especially. So 1 BHK approximately 1 CR, 2 BHK a good 2 BHK approximately 175 to 2 CR, 3 BHK approximately starts from 3 CR to 8 CR. अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति खुद कमाने के लिए गया है मुंबई, वो इतने महंगे घर कैसे अफोर्ड कर सकता है। यही नहीं बल्कि जो सालों से रहकर एक अच्छी जॉब कर रहे हैं वो भी इन घरों को खरीदने में असक्षम है और ना चाहते हुए उन्हें भी स्लम या फिर किसी चौल में रहना पड़ रहा है। यह शक्ति वर्मा जो कि मुंबई के अशल्फा घाटों पर, जो कि मुंबई में एक जगह है, वहां के एक स्लम में रहते हैं, जो कि अपनी 1 लाख पर मंथ की सैलरी छोड़कर अपना बिजनेस शुरू की है। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि एक फिक्स सैलरी में एक प्रॉपर हाउस मुंबई में नहीं खरीदा जा सकता है। तो इतना सब देखकर हमें ये समझ में आ गया कि मुंबई में घरों की मारामारी इसलिए है क्योंकि वहां पर घर काफी महंगे हैं। लेकिन ये तो एक मेन रीजन हो गया, इसके सब रीजंस क्या क्या हैं, इन्हीं सारी चीजों को जानेंगे हम इस वीडियो में। देखिए, मुंबई में घरों की महंगी कीमत इन 3 रीजन से है। पहला है स्लम एंड यूजलेस हाउसिंग सेटलमेंट, सेकंड है मैनी वैकेंट हाउसेस, मैनी होमलेस, एंड थर्ड जो है वो करप्शन। अब इन सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, जो दोनों वर्ड्स हैं स्लम एंड यूजलेस हाउसिंग सेटलमेंट, इसमें जो स्लम वर्ड है जिसे हम आम भाषा में झुग्गी झोपड़ी कह देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के मायने में स्लम की डेफिनेशन कुछ ये कहती है कि जहां पर ओवर क्राउडिंग, फॉल्टी अरेंजमेंट, लैक ऑफ वेंटिलेशन, लाइट्स और सैनिटेशन फैसिलिटी की कमी हो, वो जगह स्लम्स कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि मुंबई में स्लम तो लोगों को रहने की जगह देते हैं, तो स्लम ही कैसे मुंबई की महंगी कीमत का कारण बने हैं। देखिए, ये जानने के लिए हमें पहले कुछ नंबर्स देख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि मुंबई की कितनी % पॉपुलेशन स्लम्स में रहती है। जैसे देखिए, अगर मुंबई की टोटल पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 2023 में मुंबई की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 21 मिलियन के करीब है। और अगर ग्रेटर मुंबई की बात करी जाए तो वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का 41.3% पॉपुलेशन स्लम्स में रहता है। अब ये एक चार्ट देख लीजिए आप, जो कि 2011 के सेंसस बताता है कि मुंबई में किस किस वार्ड में कितनी कितनी % पॉपुलेशन स्लम्स में रहती थी। तो ये सारे नंबर्स देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि मुंबई में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग स्लम्स में रहते हैं। अब ये दोनों फोटोज देखिए आप, इसमें एक फोटो मुंबई की है और एक फोटो सिंगापुर की। अब इन दोनों फोटोज को देखकर बताइए कि इन दोनों फोटोज में आपको क्या अंतर दिख रहा है। तो शायद आपका जवाब होगा कि सिंगापुर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, वहीं मुंबई में छोटे छोटे घर। अब इन दोनों फोटोज को कंपेयर करके और सोच कर देखिए कि अगर मुंबई में भी सिंगापुर की तरह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हो तो इसमें काफ़ी लोग एडजस्ट हो सकते हैं। अब ये जो हम सोच रहे हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में एडजस्टमेंट के बारे में, ये डिपेंड करता है FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स पर। देखिए, फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी कि FSI कुछ ये कहता है कि जैसे कि अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट है और उसका FSI अगर 1 है तो इस पर आप 3 तरीके से बिल्डिंग बना सकते हैं। पहला है कि आप 1000 स्क्वायर फीट का 1 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। सेकंड ऑप्शन है कि आप 500 स्क्वायर फीट का 2 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। जो थर्ड ऑप्शन है वो है कि आप 250 स्क्वायर फीट का 4 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लॉट है, उसका भी कारपेट एरिया 1000 स्क्वायर फीट है, लेकिन उसका FSI 2 है, तो हम इस प्लॉट पर भी 3 तरीके से बिल्डिंग बना सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि हम 1000 स्क्वायर फीट का 1 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। सेकंड ऑप्शन है कि हम 500 स्क्वायर फीट का 4 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। और जो थर्ड ऑप्शन है कि हम 250 स्क्वायर फीट का 8 स्टोरी बिल्डिंग बना लें। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ गया कि हम जितना ज़्यादा FSI बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा फ्लोर स्पेस बढ़ेगा, जिससे कि बिल्डिंग्स ऊंची बनेंगी और उतना ही ज़्यादा उस बिल्डिंग्स में लोगों की रहने की जगह बढ़ेगी। देखिए, FSI निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, FSI इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ द फ्लोर अपॉन टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट।
अब ये एक चार्ट देख लीजिए आप, जिसमें दिखाया गया है कि मुंबई का FSI 1.3 है सिर्फ, वहीं हांगकांग और शिकागो का 12 है, न्यूयॉर्क का 15 है और सबसे ज़्यादा जिसका है वो है सिंगापुर, जिसका 25 है। इसीलिए आप देखेंगे कि सिंगापुर में काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। खैर मुंबई में छोटी छोटी बिल्डिंग्स कम FSI के कारण से हैं, लेकिन मुंबई में स्लम्स भी काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं, जिसमें छोटे छोटे घर झुग्गियाँ हैं जो कि ज़्यादातर सिंगल फ्लोर और सिंगल रूम की होती हैं, जिसमें ज़्यादा लोगों का एडजस्ट होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी कई ऐसे परिवार हैं जो कि एक ही रूम में रहते हैं क्योंकि वो उनकी मजबूरी है। जैसे ये चार्ट देखिए आप, जो कि 2011 के सेंसस के मुताबिक है, जिसमें दिखाया गया है कि 57% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास एक सिंगल रूम है, 21% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास 2 रूम हैं और लेस देन 1% ऐसे लोग हैं जिनके पास 6 या 6 से अधिक रूम है। इसी सिंगल रूम एडजस्टमेंट का एक सिंपल सा एग्जाम्पल है धारावी, जो कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम है, जो कि 535 एकर्स में फैला हुआ है। और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी जानकर आप हैरान हो जाएंगे, 8,69,565 पर स्क्वायर माइल, यानी कि इतने लोग एक स्क्वायर माइल में रहते हैं। खैर यहाँ पर भी हम अगर सोच के देखें कि अगर इन स्लम्स की जगह सिंपली 1.3 FSI वाली बिल्डिंग्स ही हो तो इसमें काफ़ी लोग एडजस्ट हो सकते हैं और बिना किसी परेशानी के। अब इसी चीज़ को सच करने के लिए सरकार द्वारा कई स्कीम्स और इनिशिएटिव्स चलाए गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के द्वारा हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। लेकिन यहाँ पर भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आकर खड़े हो जाते हैं। इन प्रॉब्लम्स को हम वीडियो के आगे समझते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की कुछ लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात करी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की 3 मेन एजेंसीज हैं जो इन स्कीम्स को निकाली हैं, जिसका उद्देश्य है सीज बिल्डिंग का रिडेवलपमेंट, रेंटल हाउसिंग या फिर एक अच्छा घर मुहैया कराना लोगों तक। ये सारी चीज़ें इन स्कीम्स के अंदर आती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तब आती है जब इन स्कीम्स को सही से फॉलो ही नहीं किया जाता है। जैसे कि सारे स्कीम्स के मुताबिक सरकार किसी प्राइवेट बिल्डर को एक स्लम देती है ताकि स्लम का डेवलपमेंट हो सके, जिसमें वो बिल्डर स्लम वाली जगह पर कुछ एरिया में स्लम के लोगों को फ्री में पक्के मकान बनाकर देता है और बाकी एरिया पर बिल्डर अपने मुताबिक बिल्डिंग बनाकर बेचता है। लेकिन ये सारी चीज़ें स्कीम्स के रूल के मुताबिक फॉलो हो तब ना, बल्कि यहाँ पर भी करप्शन आ जाता है। जैसे वो बिल्डर स्लम वाली जगह पर बिल्डिंग्स तो बनाकर बेचता है, लेकिन लोगों को पक्के मकान बनाकर नहीं देता है, और अगर बनाकर देता भी है तो उसकी फैसिलिटी अच्छी नहीं होती है। जैसे ये रिपोर्ट देखिए आप, जिसमें दिखाया गया है कि 1995 से 2014 के बीच SRA स्कीम्स के अंतर्गत सिर्फ 1,57,000 घर बनाकर दिए गए लोगों को। वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स की बात करी जाए तो जैसे राजीव आवास योजना हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, लेकिन इन सारी स्कीम्स के भी अंदर वही सारी धांधलियां होती हैं। मैनी वैकेंट हाउसेज, मैनी होमलेस। इस पॉइंट को सुनकर आपको काफ़ी अजीब लग रहा होगा, कई खाली घर और कई बेघर, लेकिन ये सच है। 2011 का सेंसस बताता है कि मुंबई में 5 लाख ऐसे घर थे जो कि पूरी तरह से खाली थे, जिसमें कोई नहीं रहता था। जिसमें से कई तो ऐसे घर थे जिनकी कंडीशंस काफ़ी ख़राब थी। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ मुंबई की नहीं है, बल्कि कई सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पर यह हाल बना हुआ है, जैसे गुड़गांव और पुणे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब इतने खाली घर हैं तो लोग इन घरों को खरीद कर रहते क्यों नहीं हैं? तो इसका आंसर है कि घर खाली जरूर हैं, लेकिन इसमें से ज़्यादा ऐसे घर हैं जो कि बिके हुए हैं। अब देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि रियल इस्टेट एक अच्छा मार्केट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कई ऐसे लोग हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है, चाहे वो बिजनेसमैन हो गए या फिर NRIs हो गए, जो कि इंडिया के बाहर रहते हैं, वो इन प्रॉपर्टीज़ को खरीद के वैकेंट छोड़ देते हैं ताकि प्रॉपर्टी का दाम बढ़ता रहे। देखिए, इन सारे रीजंस के बाद भी अगर एक एवरेज व्यक्ति मुंबई में घर खरीदना चाहे तो भी वो व्यक्ति मुंबई में घर जल्दी नहीं खरीद सकता है। इसका रीज़न है करप्शन, क्योंकि मुंबई में घर तो काफ़ी महंगे हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ इनकी कॉस्ट दिन प्रतिदिन तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि मुंबई में 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का कॉस्ट 1.2 CR है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, और उसके ऊपर से रजिस्ट्री का कॉस्ट जो लगेगा वो अलग है। लेकिन वहीं अगर महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम को देखें तो 2022-2023 का एक्सपेक्टेड पर कैपिटा इनकम 2,42,000 रुपये है। देखिए, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि किसी एक देश में एक व्यक्ति के द्वारा कितना पैसा कमाया गया है उस पर्टिकुलर साल में। अब महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम को देखिए और मुंबई के फ्लैट के कॉस्ट को देखिए, तो दोनों को टैली करके देखिए कि एक आदमी कितने साल में उस फ्लैट को खरीद पाएगा। लेकिन अगर फिर भी एक एवरेज आदमी सोच ले कि चलो मैं इस फ्लैट को 6 महीने या साल भर में खरीद लूंगा, तो भी वो उस फ्लैट को नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि तब उस फ्लैट का कॉस्ट 1.2 CR से 1.5 CR हो चुका होगा।
अब देखिए ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रही है, लेकिन ये करप्शन के कारण से हो कैसे रहा है, इसी चीज़ को एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा है, आप सोचे कि रियल एस्टेट काफ़ी अच्छा मार्केट है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, हम भी 2-4 प्रॉपर्टी खरीद के फ्रीज कर देते हैं। तो आप एक बिल्डर के पास गए, बिल्डर आपको 1 CR का प्रॉपर्टी दिखाया, आप बिल्डर से कहे कि मुझे 3 प्रॉपर्टीज लेनी है, कुछ डिस्काउंट दो। तो बिल्डर आपसे बोला कि चलिए हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे एक प्रॉपर्टी पर, यानी कि 1 CR का 5% निकाला तो 5 लाख हो गया और 3 प्रॉपर्टी का 15 लाख हो गया। लेकिन फिर बिल्डर बोला कि मेरी एक शर्त है कि जो आप मुझे एक प्रॉपर्टी का 95 लाख रुपीस देंगे, यानी कि 3 प्रॉपर्टी का 2,85 लाख देंगे, उसमें से मुझे 30 लाख रुपीस कैश में इन हैंड दे दीजिएगा। तो आप सोचिए कि चलो ये भी ठीक है, डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब आप अगला प्रोसेस करेंगे, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराएंगे, जिसमें मान लीजिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस और टैक्स मिलाकर 20% गवर्नमेंट को देना होगा, जितने की आपकी प्रॉपर्टी है। लेकिन धांधली यहाँ स्टार्ट हो गई। बिल्डर रजिस्ट्री के समय एक प्रॉपर्टी का कॉस्ट 85 लाख रुपीस दिखाएगा, यानी कि 3 प्रॉपर्टी का कॉस्ट 2,55 लाख रुपीस दिखाएगा। लेकिन आपने तो बिल्डर को 2,85 लाख रुपीस दिए थे, तो वो जो आपने 30 लाख रुपीस कैश में दिए थे बिल्डर को, वो पैसे उसके जेब में जाएंगे ब्लैक मनी के तौर पर, और बाद में चल के वो बिल्डर उस 30 लाख का टैक्स नहीं भरेगा। खैर अगर 2,55 लाख का 20% निकालें तो 51 लाख रुपये आएगा, जो कि आपको सरकार को देने होंगे रजिस्ट्री के। लेकिन देखिए यहाँ पर आपकी भी सेविंग्स होगी, लेकिन करप्शन करके। लेकिन कैसे? जैसे मान लीजिए जो बिल्डर है आपसे सारे पैसे वाइट में लेता है, यानी कि 3 प्रॉपर्टी का 2,85 लाख रुपीस आप उसको वाइट में देते, तो उसका अगर रजिस्ट्री कराते आप तो 20% लगता है आपका रजिस्ट्री फीस, जो कि आपका होता 57 लाख रुपीस। लेकिन यहाँ पर जो आपने कुछ पैसे उसको ब्लैक में और व्हाइट में दिए हैं, उसका अगर 20% निकाले तो 51 लाख रुपीस आ रहा है। तो यानी कि आपकी सेविंग्स यहीं पर 6 लाख की हो गई, लेकिन करप्शन करके। ये एक चार्ट देखिए आप, इसमें सारी चीजें कैलकुलेशन के साथ बता दी गई हैं। अब देखिए यही करप्शन प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ा देगा। जैसे अब एक एवरेज इंसान इस प्रॉपर्टी को खरीदने जाएगा तो सोचेगा चलो 1 CR की प्रॉपर्टी है, मैं इसको लोन पर ले लूंगा। लेकिन अब वो बिल्डर इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ाकर 1 CR से 1.2 CR कर देगा, क्योंकि बिल्डर के मन में लालच आ जाएगा। वो सोचेगा कोई ऐसा कस्टमर आए जो कि 2-3 प्रॉपर्टी ले, ताकि मेरा प्रॉफिट हो करप्शन करके, जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में देखे हैं। या फिर मैं इस प्रॉपर्टी का कॉस्ट ही बढ़ा देता हूं ताकि कोई एवरेज इंसान आए तो मुझे उधर वाला प्रॉफिट इधर करा के चला जाए। ये इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल देखिए, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली NCR में एक बिल्डर को प्रॉपर्टी बनाने में 60 अप्रूवल्स की जरूरत पड़ती है, और ये भी अप्रूवल्स इतने आसानी से नहीं मिल जाते हैं। इसमें भी अधिकारी कई गलतियां निकालने के बाद, समय लेने के बाद रिश्वत लेते हैं, तब उनका काम आगे बढ़ता है। और इसी कारण से किसी भी बिल्डर का प्रॉपर्टी बनाने का कॉस्ट 20 से 30% बढ़ जाता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया के एक डेवलपर का कहना है कि उसे NCR बेस्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी को 18 करोड़ रुपए का रिश्वत देना पड़ा, और वो भी ये रिश्वत छुप छुपा के नहीं लिया गया, बल्कि डिपार्टमेंट वालों का नाम, पोस्ट, रिश्वत का परसेंटेज सब टाइप करके बकायदा डॉक्यूमेंट दिया गया। अब यही सारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ते हैं किसी बिल्डर को एक प्रॉपर्टी बनाने में, इन्हीं सारी चीज़ों की वसूली करता है वो एक कस्टमर से प्रॉपर्टी का कॉस्ट बढ़ा करके। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे पॉइंट्स आसानी समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि मुंबई में और ऐसे ही कई सिटीज़ में घरों की इतनी महंगी कीमत क्यों है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।